फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको एक बात बोलूँगा, चैप्टर हो ईजी हो टफ हो, मतलब छोटा चैप्टर हो बड़ा चैप्टर हो, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मिसलेनियस की चाहे आप एग्जाम्पल्स लगा लो जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसकी, और चाहे आप मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात कर लो, तो ये किसी भी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और वैसे भी मिसलेनियस करके ही आपको पता लगेगा कि आपने अपनी तैयारी जो है वो कितनी अच्छे से की है अभी तक चैप्टर में। तो अगर मैं ऊपर ब्रीफिंग करना चाहूँ, सबसे पहले हमने सेट के बारे में सीखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा सबसेट। अब सबसेट के अंदर हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ किया था, ये मैंने आपको अपनी तरफ से कराया था, ये आपको आज मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा। कुछ मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताई थी, आपको याद होगा, ये भी आपको आज मिसलेनियस एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और लास्ट में हमारा कॉम्प्लीमेंट। अगर ये सब कुछ आपको क्लियर है ना, तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ये कुछ हमें सेट्स दिए गए हैं। बी बहुत सिंपल है 2 4 6, सी बहुत सिंपल है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, डी सिंपल उसमें 6 है। अब ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ी थी। इसको पहले हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपको पता दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का फ़ायदा कि हमारे पास हमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वो बोल रहे हैं कि x एक रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना आता है, तो यहाँ पर 12 बन रहा है, तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे -2x माइनस 6x माइनस 8x, 2 6 12। तो इसमें से कॉमन ले लो x माइनस 2, तो -6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6x प्लस 12। तो x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया 2 और x कितना आ गया 6। अब देखो, यानी कि हमारे सेट में देखो दोनों रियल नंबर हैं, 2 और 6 दोनों रियल नंबर हैं, तो हमारे सेट में दो एलिमेंट ही आएंगे 2 और 6, ठीक है। तो ये आपका बी सेट है, ये आपका सी सेट है, ये आपका डी सेट है। अब जस्ट आपको सबसेट के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है सबसेट क्या होता है। देखो, एवरी एलिमेंट, अगर किसी भी एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है। अब देखो, अब हमें यहाँ सबसेट्स चेक करने हैं, तो क्लियरली अगर हम ए से स्टार्ट करें, एवरी 2 बी इसमें है, बी में 6 भी बी में है, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो वे लिखते हैं every element of A is present in B, therefore A is subset of B। तो A जो है ये इसका सबसेट है। अब सेम वे से अगर हम A और C को चेक करें, तो A 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। तो देखो, मैंने वही लिखा है कि ए का हर एक एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। तो अगर हम ए और डी का चेक करें, तो 2 इसमें है ही नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। विच एम्प्लाइज ए इज नॉट सबसेट ऑफ डी। ये भी लिख के रख लेते हैं कि ए जो है वो सबसेट ऑफ डी नहीं है। अब ए के मैंने सारे पेयर चेक कर लिए, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ। अब उसके बाद अब हमें चेक करना है कि जो है अपना बी। अब बी जो है वो ए का सबसेट है। देखो, बी को ए के साथ चेक करो, 2 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, तो आल्सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसको मैंने रेड में लिखा कि बी भी सबसेट ऑफ ए नहीं है।
तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, बी इज सबसेट ऑफ सी, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 6 इसमें है, तो मैं लिख देता हूं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन सी, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ सी। अब सेम वे से क्या बी डी का सबसेट है, 2 और 4 इसमें है ही नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने बताया आपको कि बी जो है वो क्लियरली डी का सबसेट नहीं है। सेम वे से अगर हम सी के चेक करें, देखो सी वैसे किसी का सबसेट नहीं बना, सी सबसे बड़ा सेट है, तो 2 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, इसका सबसेट भी नहीं है, सी बी का सबसेट भी नहीं है क्योंकि इसमें 8 है, इसमें नहीं है, सी इसका सबसेट भी नहीं है, तो सी जो है वो किसी का सबसेट नहीं है। जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने वही लिखा कि सी किसी का भी सबसेट जो है वो नहीं है। रहेगी डी की बात। अब डी क्लियरली ए का सबसेट है, इसका 6 इसमें है, तो मैं लिख देता हूँ। तो देखो मैंने आपके सामने लिख दिया कि हर एक डी का हर एक एलिमेंट जो है वो ए में प्रेजेंट है, तो डी ए का सबसेट है। सेम वे से डी जो है वो बी का भी सबसेट है, 6 इसमें है। सेम वे से जो डी है वो सी का भी सबसेट है। मैं आपको लिख के दिखा, अब देखो मैंने आपको लिख के दिखाया कि हर एक एलिमेंट डी का ए में प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट डी का बी में प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट डी का सी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डी सबका सबसेट है। तो जो भी पॉसिबल सबसेट्स है वो ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ सी, ये लास्ट पेज पे किया था, बी भी सबसेट ऑफ सी है, ये भी लास्ट पेज पे किया था, डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ सी। तो ये हमारे सभी पॉसिबल जो हैं वो सबसेट्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, जस्ट हमें पेयर चेक करने थे, वो हमने एक एक करके सबको डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। अब ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस तरह के इसमें ना 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं, और सभी 6 के 6 डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये आपको MCQs में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, केस स्टडी में, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने अभी तक मतलब कि सेट्स चैप्टर में मेरे को फॉलो किया है ना, तो ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अगर वो ट्रू है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, और अगर वो फॉल्स है तो हमें एक एग्जाम्पल से उसको दिखाना पड़ेगा कि ये फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है कि इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने आपको यहाँ बताया हुआ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग टू अ सेट, सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सब, एनीथिंग रिटन इन करली ब्रैकेट इज एन एलिमेंट, व्हेन वी पुट करली ब्रैकेट टू एन एलिमेंट इट बिकम सेट। तो ये ना मैंने आपको 1.3 में आई थिंक बताया था, और इसका शायद क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें कुछ ना ऐसा कंसेप्ट था। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से बताने की कोशिश करता हूँ, अब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। उसमें ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, याद करना कि ये सारे, मतलब मैं बच्चों से पूछता था कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। कुछ बच्चे जो अच्छे से टॉपिक को नहीं पढ़ते वो बोलते हैं कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। बेसिकली इसमें 1 2 3 4 ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको नहीं क्लियर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले ये वीडियो आप देख के आओ। तो इसमें क्या लिखा गया, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। देखो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर, इससे यहाँ पर इफ़ लिखा गया है, अगर ये सिचुएशन है तो ये क्या होगी, ये पूछा है उन्होंने हमें। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a, ऐसा करते हैं, लेट x को कोई नेम दे देते हैं, मान लो ये 2 है, लेट x इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट मान लो, कि मुझे आपको एग्जाम्पल से समझाना है। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल टू 1,2। ठीक है, अब देखो मैंने a कोई सेट मान लिया 1,2, और क्लियरली 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है, मैंने सही लिखा है, x बिलोंग्स टू a तो 2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, उस अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब नाउ a बिलोंग्स टू b, अब कोई सेट है, अब a बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये जो, देखो 2 तरह की सिचुएशन होती है, या तो a सबसेट होगा b का, या a बिलोंग करेगा। अगर सबसेट है मतलब a का हर एक एलिमेंट b में होगा। सबसेट को हम कैसे लिखते हैं, अब इसमें 1 2 है ना, तो ऐसे लिखेंगे। b सेट कैसा होगा, कुछ ऐसा कि a का हर एक एलिमेंट 1 इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, बिलोंग को कैसे लिखेंगे कि b कैसा होगा, फिर मतलब ऐसा कुछ कि a उसमें कंटेन करता है, यहाँ पर कुछ ऐसा लगा लो कि ये इसमें है, इसका एलिमेंट है, a बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब a एलिमेंट है। ठीक है, जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ एक बार। अब देखो मैंने क्या लिखा है, a बिलोंग कर रहा है b को, तो a एलिमेंट होगा b का, देयरफॉर b को मैं कैसे लिखूंगा,
देखो आपको समझ आया कि नहीं। आप इसमें चाहे 3 लगा लो, 4 लगा लो, कुछ मर्जी लिख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1,2 ये एक पूरा एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1,2, ये एक एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सिचुएशन हमारी ट्रू हो गई। मतलब मैंने वो करके दिखा दिया कि x बिलोंग्स टू ए है और a बिलोंग्स टू b, ये हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, नाउ x बिलोंग्स टू b, क्या x b को बिलोंग करता है। अब x को मैंने 2 बना था, नाउ 2 डज नॉट बिलोंग टू b, चेक कर लो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 है तो है, देखो ये एक एलिमेंट है, ये कंप्लीटली एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है 4, ये एक एलिमेंट है 3, ये एक एलिमेंट है 1,2, इसको आप 2 नहीं कंसिडर कर सकते। तो यहाँ पर जो 2 है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा, और अगर 2 b को बिलोंग नहीं कर रहा तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। और फॉल्स थी, और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके भी दिखा दिया। आई होप देखो इसको आप समझ पाए हो। एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये सभी 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं और 6 के 6 जो हैं थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। देखो मैंने x को एक कोई भी एलिमेंट 3, 4, 5 जो मर्जी ले लो, तो मैंने एक सेट लिख लिया 1,2, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, 2 क्लियरली बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि a भी b को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसको मुझे उसके एलिमेंट में शो करना पड़ेगा, मतलब a को मुझे इस तरह से शो करना पड़ेगा कि ये उस b का एलिमेंट है। अब क्लियरली 2 a में है, बट 2 जो है वो b में बिल्कुल भी नहीं है, ये कम्प्लीटली एक एलिमेंट है, मतलब कि ये ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 इसमें है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि a सबसेट ऑफ b है एंड b बिलोंग्स टू c है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्या a बिलोंग्स टू c है या नहीं। फिर से वही एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो लेट अब a कोई सेट मान लेते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, मान लो 3,4, कुछ भी ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो a कोई सेट ले लिया। अब सिंस a इज सबसेट ऑफ b, देयरफॉर b कोई एलिमेंट ले लेता हूं मैं, सेट ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो a का हर एक एलिमेंट b में है, a का हर एक एलिमेंट b में है, तो क्लियरली a इज सबसेट ऑफ b है। अब b जो है वो बिलोंग कर रहा है c को, मतलब b को मुझे शो करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं सिंस, ठीक है, सिंस b बिलोंग। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इनमें लिखने को कुछ खास नहीं होता, लिखने को कुछ खास नहीं होता पेपर में, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंस b बिलोंग्स टू c, देयरफॉर b इज एन एलिमेंट ऑफ c। वैसे मैंने b थोड़ा बड़ा सेट ले लिया, चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो c कुछ लिखते हैं, लेट सी। अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा भी, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर लिख लो 5, यहाँ पर लिख लो 6। अब क्लियरली जो b है वो बिलोंग कर रहा है, तो विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बिलोंग कर रहा है c को, क्लियरली ये इसका एलिमेंट है। क्लियर है ये, ओके। अब आगे चलते हैं। अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने हमसे ये पूछा है, ये हो गया a सबसेट ऑफ b है और b बिलोंग कर रहा है c को। नाउ अब वो पूछ रहे हैं कि क्या a बिलोंग कर रहा है c को, a बिलोंग कर रहा है नाउ, ठीक है। तो देखो क्लियरली a जो है, सिंस a जो है वो कितना है, 3,4, ठीक है। बट 3,4 डज नॉट बिलोंग टू c। अब आप बोलोगे सर है तो है, देखो ये एक एलिमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एक एलिमेंट है, भूल जाओ इसमें 1, 2, 3, 4 है, बस ये एक एलिमेंट की शक्ल है, और ये एक है, मगर इसमें कितने एलिमेंट है, सी में 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं, और 3,4 इसको बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो देयरफॉर a डज नॉट बिलोंग टू c। देखो यहाँ पर इसको ऐसे समझ के देखो, अब b बिलोंग्स टू c, ठीक है। तो b 1, 2, 3, 4 देखो इसमें पूरा पड़ा है, इसमें एज इट इज़, तो b बिलोंग्स टू c हुआ ना। तो अगर a को c में होना है तो 3,4 ना मुझे ऐसे दिखना चाहिए था, मतलब c कुछ ऐसा होना चाहिए था। मान लो मैं वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, c में ये तो है ही है, मगर c में ये एक अलग से होना चाहिए था कि ये, फिर मैं बोलता कि c जो a है वो बिलोंग कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो a डज नॉट बिलोंग टू c, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, फॉल्स। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है।
अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए, इसमें ले लो 1 2, ठीक है। तो सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, मैं आपको एक इसमें बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुननी है आपने, ठीक है। तो बी तो लिख लो आप 1 2 3। अब क्लियरली ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ये सबसेट है। आल्सो बी इज सबसेट ऑफ सी, बी भी सबसेट है सी का, तो विच एम्प्लाइज सी को लिख लो आप 1 2 3 4, जो मर्जी लिख लो, मैं बस एक एक एलिमेंट इंक्रीज कर रहा हूँ। क्लियरली बी का हर एक एलिमेंट सी में है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नाउ ए इज सबसेट ऑफ सी। नाउ अब आपको पता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सी। एवरी एलिमेंट देखो 1 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ सी। अब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है स्टार्टिंग में कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको प्रूव करो, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है गिव एन एग्जाम्पल। हम अभी तक एग्जाम्पल्स ही देते आ रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल से चेक तो कर लिया। देखो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये वेन डायग्राम से, ये ए है, ए बी का सबसेट है, मतलब ये ए बी के अंदर है और बी जो है वो सी के अंदर है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए जो है वो सी के तो अंदर है ही ना, तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रू है। मतलब ये यूनिवर्सली मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके एक पार्ट आएगा जिसमें आप मतलब ट्रू की तरफ भी जा सकते हो, फॉल्स की तरफ भी जा सकते हो। वहाँ पर आपका खुद से आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब कि पेपर में आपको सोचना आना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं बात बोल रहा हूँ कि क्या वो यूनिवर्सली ट्रू है ना, ये आपको यूनिवर्सली ट्रू है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है, इसको आप ऐसे कंपेयर कर लिया करो, अगर एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा, तो एक्स जेड से छोटा होगा ही ना। तो सेम वही कहानी है, ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ सी है, तो ए भी तो सबसेट ऑफ सी होगा ही ना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली ट्रू है, तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, उसको हम प्रूव कर लेते हैं। और प्रूव करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, मैंने आपको बताया था ये वाला, कोई भी एक एलिमेंट मान लो ए में, उसको हम किसी ना किसी तरीके से सी में पहुंचा देंगे तो वो सबसेट बन जाएगा। तो कैसे प्रूव करना है, ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे प्रूव कर ले। देखो प्रूव क्यों करना है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल से हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके उसको प्रूफ नहीं बोल सकते, और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल सफिशियंट होती है किसी भी रिजल्ट को फेल करने के लिए कि जी आपका रिजल्ट 99% केस में ट्रू हो रहा है बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में फेल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रूफ को हम जर्नली में करते हैं। तो अब आप ऐसा मान लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट मान लिया मैंने ए में, ठीक है। नाउ आपको पता है, नाउ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है। तो अगर ए जो है सबसेट ऑफ बी है, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज, आपको प्रूव करना भी आना चाहिए, लैंग्वेज भी लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि ये सबसेट है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, देयरफॉर एक्स जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, तो बी में पहुंच गया हमारा एक्स। अब नाउ आल्सो क्वेश्चन में गिवन है बी इज सबसेट ऑफ सी, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। विच एम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ बी is present, every element of B is present in C, तो which implies X जो है belongs to C। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपकी सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2, X A में था, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट, वो सारा एलिमेंट C में पहुंच गया, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ C। तो इस तरह से हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं और ये आगे जाके क्वेश्चंस में भी आपको जो है वो हेल्प करेगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ की बात करते हैं। अब ये जो है ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का, मैं आपको बताता क्यों, ठीक है। पहले मैं करवाता हूँ, फिर मुझे पता है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तब उसके बारे में बात करेंगे। इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी देन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है। सबसे पहले कोई सेट लिख लेते हैं ए। अब मैं जानबूझ के इसमें 3,4 कुछ भी ले लो, 2 एलिमेंट्स ले लिए मैंने। तो सिंस ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट नहीं है,
देयरफॉर बी को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, जैसे मैं जानबूझ के लिख लेता हूँ 3 5 6। अब क्लियरली 3 तो इसमें है, जानबूझ के मैंने लिखा है, 4 इसमें नहीं है, तो ये क्लियरली सबसेट नहीं है। ठीक है, आल्सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब बी भी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, मतलब बी के एलिमेंट सी में प्रेजेंट, सभी एलिमेंट बी के सी में प्रेजेंट नहीं हो सकते। देखो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, चलो आगे जाके बात करेंगे। तो सी को मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, विच एम्प्लाइज सी 3 4, अब जानबूझ के मैं ऐसा लिख लेता हूँ 7 और 8। अब क्लियरली देखो ध्यान से, 3 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें, मतलब ये सबसेट जो है वो नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्लियरली इसका 4 इसमें नहीं है। ठीक है, और बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, इसमें 5 और 6 नहीं है। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। नाउ अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। नाउ क्लियरली every element of A is present in C। तो A का हर एक एलिमेंट, देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, तो इसका मतलब देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ C। और वो हमें क्या बोल रहे हैं कि A सबसेट ऑफ C नहीं है, मतलब ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मान लो अगर आपने आज मेरे से सीख लिया, हो सकता है कि जब आप पेपर में जाके, कोई टेस्ट में जाके ये क्वेश्चन करोगे, आप कोई एग्जांपल और ले लो। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ पहले। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ठीक है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पर मैंशन भी कर दिया कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा है, A 3 4 है, B 3 5 6 है, क्लियरली A सबसेट ऑफ B नहीं है, क्योंकि A का 4 इसमें नहीं है। अब B सबसेट ऑफ C नहीं है, देखो ध्यान से, इसमें 5 और 6 इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर A का 3 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट, अगर कोई बच्चा ये वाला एग्जाम्पल ले ले तो उसको लगेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं आपको पिछले पार्ट में यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने कोई एग्जाम्पल ले ली तो आपने कि ऐसी एग्जाम्पल लेनी है कि वो यूनिवर्सली ट्रू हो। और यूनिवर्सली ट्रू कैसे होगी, वो आपके एक्सपीरियंस से ट्रू होगी। जैसे लास्ट पार्ट में था कि मैंने आपको दिखाया था कि जो है वो A सबसेट ऑफ B है और B जो है वो C का है, मतलब A B के अंदर है, B C के अंदर है, मतलब ऑब्वियसली बात है A C के अंदर ये यूनिवर्सल ट्रू है। बट ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं था इस एग्जाम्पल में, ये मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। बट देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर हमें कोई रिजल्ट प्रूव करवाना है ट्रू, ठीक है, कोई रिजल्ट ट्रू दिखाना है हमें कि वो ट्रू है, तो उसको हम जर्नल फॉर्म में ट्रू दिखाते हैं कि कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लो वो ट्रू आएगा। और अगर हमें किसी को फॉल्स दिखाना है तो 99% में से अगर आप एक भी एग्जाम्पल ऐसी दे दो कि आपका रिजल्ट यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स मानी जाएगी। तो यहाँ पर वही हो रहा है। तो मैंने जानबूझ के वो लिया है कि A सबसेट ऑफ B नहीं है, मैंने दिखा दिया, B सबसेट ऑफ C नहीं है, मैंने दिखा दिया, और C को मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है कि वो A को कंटेन करता हो बट B को नहीं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू A और A जो है वो सबसेट ऑफ B नहीं है, देन प्रूव करवाना है, या चेक करना है हमें कि x बिलोंग्स टू B है या नहीं। तो लेट लिख लेते हैं, A को कुछ भी, x कोई नेम दे देते हैं, x इज इक्वल टू 3, कोई नेम दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो x बिलोंग कर रहा है, तो विच एम्प्लाइज A इज इक्वल टू 3,4 लिख लेते हैं। अब क्लियरली विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू A, मतलब ये वाला पार्ट हमने दिखा दिया यहाँ पर कि 3 उसको बिलोंग कर रहा है। अब A इज सबसेट ऑफ B नहीं है, सिंस A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है, मतलब कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर B को थोड़ा देख के लिखेंगे हम, कुछ मर्जी लिख दो, 4 5 6, ठीक है। अब क्लियरली A का 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, हो तो चलेगा, बट 3 इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो नाउ अब आपको बताया, मैंने दोनों एग्जांपल्स ले ली। नाउ x इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू A बट x इज इक्वल टू 3 डज नॉट बिलोंग टू B। क्लियरली यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग टू B है, तो ये फॉल्स है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ सकती है, हो सकता है क्योंकि बच्चा यहाँ पर 3 5 6 लिख दे, ठीक है। अगर आपने 3 5 6 लिख दिया, अगर आपने B को 3 5 6 लिख दिया,
तो उससे क्या होगा कि ए सबसेट ऑफ बी तो नहीं बना, सॉरी ए सबसेट ऑफ बी तो नहीं बना क्योंकि 4 नहीं है, बट 3 जो है वो बी को बिलोंग कर गया। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि आपने कुछ ऐसी एग्जाम्पल लेनी है ताकि वो फॉल्स हो पाए। आई होप ये आपको समझ पाए हो। चाहे ये 99% केसेस में ट्रू हो जाए, बट एक केस ऐसा मिल गया मुझे जिसमें ये फॉल्स है, तो इसलिए इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट ही कंसिडर करेंगे। अब देखो ये लास्ट मतलब हमारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना, मतलब कि ये लास्ट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो रिजल्ट है ना, ये आई थिंक हम 5th क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं इससे आपकी सेट्स की जो मतलब सेट्स का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जो हमने क्लियर कर लिया पहले बेसिक्स वाली वीडियो में, वो और भी शार्प हो जाएगा। आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी ऐसे क्वेश्चंस करने से। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल भी बता दूंगा। अब ए सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए जो है वो बी के अंदर है, ठीक है। अब कोई एलिमेंट है जो बी को बिलोंग ही नहीं करता, मान लो यहाँ पर 2 है जो इसके अंदर है ही नहीं है। अब आप बता सकते हो क्या ये 2 ए के अंदर होगा? कभी भी नहीं। आप खुद सोच के देखो, जो बी के बाहर का एलिमेंट है जो इस बी में ही नहीं है, वो ए में कैसे आ जाएगा? ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 5 6, जानबूझ के अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। तो सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, तो विच इम्प्लाइज, बी को ले लेता हूँ मैं 5 6 7, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ 8 डज नॉट बिलोंग टू बी। उन्होंने बोला ना कोई एक ऐसा एलिमेंट लो जो बी में ना हो। अब 8 इसको बिलोंग नहीं करता, अब क्लियरली 8 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। नाउ 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो अगर 8 ए को बिलोंग भी नहीं कर रहा, क्लियरली ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू। और ये मैंने आपको डायग्राम से भी दिखा दी। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा जर्नल में, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। अब देखो इसका जो प्रूफ है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो कैसे करेंगे? अब हमें ये प्रूव कराना कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। नाउ या लेट लिख लो, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड, वैसे लेट मत लिखो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये सबसेट ऑफ बी है एंड एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग टू बी, ये हमें गिवन है। इस लेट को मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको ना हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम इसके उल्टा सोचेंगे। अब x डज नॉट बिलोंग टू बी, हम नाउ लेट अस सपोज दैट हम ना कुछ उल्टा सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट हम उल्टा मान लेते हैं कि अगर x डज नॉट बिलोंग टू ए ना, हम मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब x बिलोंग्स टू ए, नाउ a इज सबसेट ऑफ b, ये हमें गिवन है। अगर a इज सबसेट ऑफ b है, देयरफॉर every element of A is present in B। therefore जो X है belongs to B, but it is contradiction, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में सपोज किया था एज एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। हमने देखो उल्टा मान लिया कि देखो ये गिवन है हमें कि ए सबसेट ऑफ बी है और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। हमने ये उल्टा मान लिया कि मान लो कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। अगर वो ए को बिलोंग कर रहा है तो वो बी को बिलोंग भी करेगा, क्योंकि सबसेट है। तो ये कंट्राडिक्शन होगी। हमने ये माना कि x तो b में है ही नहीं है, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और इसलिए x जो है वो a को बिलोंग नहीं करेगा। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आया। देखो इसका एक एक रिजल्ट ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सब कुछ आप ना एक कि जैसे हम फॉर्मूलास लिखते हैं ना, उसमें आप लिख के रख सकते हो कि अगर a सबसेट ऑफ b है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया कि बहुत सी चीज़ें, जब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं, बट उसको रिजल्ट में कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं हमें पता होता। जैसे ये भी तो रिजल्ट ही हो गया ना कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है और अगर एक्स बी बड़े सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्लियरली वो ए को बिलोंग भी नहीं करेगा। ये छोटी सी बात है, बट कई बार ये दिमाग में नहीं आती। तो अब आपने यहाँ पर प्रूव कर ली है,
तब आपके दिमाग में ये बात जो है वो रहेगी। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मोटिव भी यही है कि मैं आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने रख पाऊँ ताकि आप उसको आसानी से समझ पाओ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।